नमस्कार। आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से सिविल सेवा परीक्षा की अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम 17 फरवरी 2022 को द हिंदू समाचार पत्र में प्रकाशित प्रमुख समाचारों और एडिटोरियल्स का विश्लेषण करेंगे। स्टूडेंट्स, क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज आप लोगों के लिए पहले एक घोषणा है। हमारे द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन 20 फरवरी 2022 को सुबह 11 बजे किया जाएगा। इसमें सफलता सुनिश्चित करके आप 90% तक स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और 19 फरवरी शाम 6 बजे तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं आज की क्लास के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं। पहला विषय होगा अधिक संघीय न्यायपालिका की जरूरत। इसके बाद में अगला विषय होगा क्रिप्टो करेंसी और भारत। उसके बाद बढ़ती मुद्रास्फीति, फिर सौर अपशिष्ट प्रबंधन, उसके बाद नकारात्मक स्वतंत्रता और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न और इनके उत्तरों की संरचना पर चर्चा करेंगे। इसका अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। शुरुआत करते हैं। पहला विषय है हमारा, इसे पेज संख्या 6 से लिया गया है और इसे GS2 भारतीय संविधान और शासन के साथ में हम जोड़ सकते हैं। दरअसल स्टूडेंट्स, अगर आप वर्तमान संदर्भ को देखो तो हमने अभी हाल ही में कुछ ऐसे मामले देखे हैं जहां पर हमने इस प्रवृत्ति को देखा कि सुप्रीम कोर्ट जो उच्च न्यायालय हैं उनके ऊपर में अपने अधिकारों का अधिक उपयोग करता हुआ दिखाई पड़ा और ऐसे में कई सारे विशेषज्ञों ने चिंताएं जताई और उन्होंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए यहां पर अपनी बातें रखी हैं। जैसे कि अगर हम कानून के एक बड़े जानकार एवी डाइसी के शब्दों में इस बात को समझें तो संघवाद की विशेषता उन निकायों के बीच शक्तियों का सीमित वितरण है जो कार्यकारी, विधायी और न्यायिक स्तर पर समन्वय और स्वतंत्रता के साथ कार्य करते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि जब ये संस्थाएं मिलकर के कार्य करती हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पर इनके अधिकार ओवरलैप करेंगे, लेकिन इन सब की स्वतंत्रता बरकरार रहनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय में यह बात कही है कि संघवाद हमारे संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा है। अब यहां पर BR अंबेडकर जी का एक कथन ध्यान देने योग्य है, जहां पर अंबेडकर जी ने संविधान सभा में कहा कि भारतीय संघ में एक दोहरी राजनीतिक व्यवस्था है। दरअसल ये दोहरी राजनीतिक व्यवस्था भारतीय राजनीति के अंदर में संघवाद का प्रतीक है। लेकिन अगर हम न्यायपालिका को देखें तो हमारे यहां पर न्यायपालिका का आकार पिरामिड के आकार का है, जिसके निचले स्तर पर हम जिला स्तर की अदालतों को देखते हैं। इसके बाद मध्य स्तर पर हम लोग आते हैं तो राज्यों के अंदर में उच्च न्यायालयों को देखते हैं और इसके शीर्ष पर हम सर्वोच्च न्यायपालिका के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को देखते हैं। तो ऐसे में हमारी न्यायपालिका के क्षेत्र में जो संघवाद की व्यवस्था है वो नहीं दिखाई पड़ती है। अब इसके लिए आप कुछ और उदाहरण भी देखें जहां से आपको यह बात समझ में आएगी कि उच्च न्यायालयों का महत्व किस रूप में है। दरअसल स्टूडेंट्स, हमारे देश के अंदर में कई सारे उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो 1860 के दशक से अस्तित्व में हैं और कुछ तो और भी पुराने हैं। और जब आजादी के बाद हमने सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण किया तो ऐसे में बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति MC छागला जी और मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति PV राजमन्नार जी, इनको इस बारे में कहा गया कि आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने इस बात को मना कर दिया। इस संदर्भ में कि बंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों की जो एक पुरानी विरासत है हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और एक नए बने हुए न्यायालय के अंदर में हम एक सामान्य जज के रूप में कार्य करने के इच्छुक नहीं है। हालांकि 1990 तक का जब दौर हम लोग देखते हैं तो यहां पर यह बात हमारे सामने उभर करके आती है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये दोनों बराबरी के स्तर पर हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अधीनस्थ के रूप में नहीं है। शक्तियों के विभाजन के रूप में अंतर हो सकते हैं, वो कोई समस्या नहीं है,
लेकिन 1990 के बाद से हमारे सामने कुछ अलग किस्म के रुझान आने शुरू हुए। जैसे कि नंबर 1 पर आप देखो कॉलेजियम प्रणाली, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के कुछ वरिष्ठ जज मिल करके सर्वोच्च न्यायालय के लिए, उच्च न्यायालय के लिए जजों की नियुक्तियों को संभालते हैं, स्थानांतरण के मुद्दों को भी संभालते हैं, यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय के अंदर में मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा इसका निर्णय भी करते हैं। अब इसके माध्यम से जो उच्च न्यायालय है, निश्चित रूप से उनके जो कार्य करने की प्रणाली है उसमें कुछ हस्तक्षेप पैदा होते हैं। इसके अलावा एक अगला विषय हम देखते हैं। हाल ही में सरकारों के द्वारा ये प्रवृत्तियां देखी गई हैं कि कुछ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों अर्थात ट्रिब्यूनल्स की स्थापना के माध्यम से उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बना दी है कि मान लीजिए न्यायाधिकरण अर्थात ट्रिब्यूनल के निर्णय से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो ऐसे में जो उच्च न्यायालय है उसे एक प्रकार से दरकिनार कर दिया गया, जो फिर से उच्च न्यायालय के महत्व को घटाता है। इसके अलावा हमने इस बात को भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट कई सारे विषयों में छोटे मामलों को सुनने में उदार रहा है। जैसे इसमें 2 मामले हैं, दिल्ली दिवाली मामला और दही हांडी की ऊंचाई तय करना। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रदूषण को देखते हुए दिवाली का जो उत्सव है उसको हम शाम में केवल कुछ घंटों के लिए ही मनाएंगे, लेकिन दक्षिण के राज्य जो कि अमूमन दिवाली को सुबह मनाते हैं उनके विषयों को दरकिनार कर दिया गया। बेहतर होता कि इस विषय को संबंधित उच्च न्यायालयों के द्वारा निपटाया जाता। और जहां तक रही बात दही हांडी की ऊंचाई तय करने की, तो ये मामले भी संबंधित उच्च न्यायालयों के द्वारा देखे जा सकते थे। अब यहां पर स्टूडेंट्स विषय ये उभर करके आता है कि अन्य देशों में क्या प्रवृत्तियां हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और नाइजीरिया के उदाहरणों से आप इस बात को समझिए। विशेषज्ञ कहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका और नाइजीरिया के अंदर में जो वहां के सर्वोच्च न्यायालय हैं, केंद्रीय कानूनों के संदर्भ में वो एक हद तक उदारता दिखाते हैं, लेकिन जब राज्य के कानूनों की बात होती है तब वो कठोरता का प्रदर्शन कर देते हैं। और यहां से ये बात उभर करके आती है कि जो केंद्रीय इकाइयां हैं उनमें एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है केंद्रीकरण की, और वे राज्य की इकाइयों की शक्तियों को घटाने की कोशिश करते हैं। और इस वजह से जो संघ है वो लगातार कमजोर होता हुआ चला जाता है। अगर हम भविष्य की बात करें, एक बेहतर राष्ट्र की उम्मीद की बात करें, तो सर्वोच्च न्यायालय को निश्चित रूप से स्वविनियमन का पालन करने की आवश्यकता है और उच्च न्यायालयों को सरकार के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उचित अवसर प्रदान किए जाने चाहिए ताकि वे अपनी न्यायिक क्षमताओं का बेहतर तरीके से उपयोग कर सके और संघवाद की भावना अक्षुण्ण रह सके। बात करते हैं अगले समाचार की। इस समाचार को पेज संख्या 6 से लिया गया है। इसे भी हम GS2 शासन और नीतियों के साथ में जोड़ सकते हैं। दरअसल हाल ही में बजट में इस बात का ऐलान किया गया कि क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% की दर से टैक्स देना होगा। अब इसको आगे समझने के पहले आप इस बात को समझिए कि क्रिप्टो करेंसी वास्तव में है क्या। क्रिप्टो करेंसी दरअसल विनिमय का एक ऐसा माध्यम है जो कि डिजिटल रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और इसका जो इस्तेमाल है वो अलग अलग क्षेत्रों में वितरित कंप्यूटर नेटवर्क, जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं, उसके माध्यम से प्रयोग किया जाता है। इसमें एक और बड़ी खास बात है कि यह किसी केंद्रीय प्राधिकरण पर, मतलब कि कोई सरकार, कोई सेंट्रल बैंक, इनके ऊपर निर्भर नहीं करती है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चर्चा में तब आना शुरू हुआ जब सातोशी नाकामोतो नाम के एक व्यक्ति ने बिटकॉइन नाम की एक डिजिटल मुद्रा का आविष्कार किया। उसके बाद तो अनेकों संस्थाओं ने अपनी डिजिटल मुद्राएं बनाई। इन्हीं में से एक इथेरियम काफी चर्चा में बनी रहती है। भारत के अंदर में भी बड़े सारे प्लेटफॉर्म उभर करके आए हैं हाल फिलहाल में, जहां पर बिटकॉइन के अंदर में ट्रेडिंग करने के विकल्प दिए जा रहे हैं। लोग इसके अंदर में निवेश कर रहे हैं। बजट के पहले चर्चाएं थी कि बिटकॉइन के संदर्भ में कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, और यहां पर घोषणा हुई है 30% के टैक्स के संदर्भ में। अब यहां पर कुछ विशेषज्ञ ये बात भी कह रहे हैं
कि इस टैक्सेशन की व्यवस्था के माध्यम से भारत सरकार ने यहाँ पर एक प्रकार का संदेश दिया है कि भारत की वित्तीय और आर्थिक प्रणाली में क्रिप्टो करेंसी और उससे संबंधित जो भी टेक्नोलॉजी है, उनकी जो भूमिका है उसको हम सकारात्मक तरीके से ले रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये महज कुछ एक जो अलग अलग विशेषज्ञ हैं उनका एक अनुमान है। 30% के टैक्स के संदर्भ में वो एक अनुमान लगा रहे हैं कि सरकार कम से कम स्वीकार कर रही है क्रिप्टो करेंसी को। लेकिन यहां पर एक और पक्ष है जो कि समझने वाला है, और वो पक्ष ये है स्टूडेंट्स कि 30% का कर बहुत अधिक होता है, और इतनी ज्यादा हाई रेट का अगर हम टैक्स लगाएंगे तो बहुत जाहिर सी बात है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर में जो भी इन्वेस्टर हैं, आप इसे इस तरीके से समझिए कि लोग क्रिप्टो करेंसी को जो कानूनी मुद्राएं हैं उसमें बदलने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को तो आप केवल डिजिटल रूप में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, भौतिक रूप से तो आप उसको इस्तेमाल करने में समस्या में रहते हैं। तो ऐसे में इस तरीके के ऑप्शंस दिए जाते हैं कि जैसे हमारे देश के अंदर में जो करेंसी चलती है उसमें हम क्रिप्टो करेंसी को बदल सकते हैं। लेकिन अगर इतना हाई रेट का टैक्स लगाया जाएगा तो बहुत जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पर निवेशक हैं इसे कानूनी मुद्रा में बदलने से कतराएंगे, उनकी जो इच्छा है वो कमजोर होती जाएगी। अब लेकिन धन तो है उनके पास में, फिर इस धन का उपयोग कैसे होगा? तो यहाँ पर यह बात उभर करके सामने आई कि यहाँ से डेफी अर्थात डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, विकेंद्रीकृत वित्त की जो अवधारणा है वो और मजबूत हो सकती है। अब विकेंद्रीकृत वित्त को आप इस तरीके से समझिए कि क्रिप्टो करेंसी को उधार दे करके, क्रिप्टो करेंसी का उधार ले करके ब्याज वगैरह प्राप्त करना, बीमा आदि खरीदना, तो ये सारी घटनाएं डिजिटल स्पेस के अंदर में अब बढ़ने की संभावना हो जाएगी। इसके पहले यहां पर यह था कि क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मुद्रा में बदलने की सुविधा रहेगी, टैक्स भी कम है, तो बहुत जाहिर सी बात है कि वो धन जो सामान्य अर्थव्यवस्था है उसके अंदर में प्रवेश करता। अब ऐसे में अगला विषय यह है कि क्रिप्टो मुद्राओं को अगर हम अपनाएंगे तो उससे एक अच्छा लाभ यह हो सकता है कि तेज और सस्ता लेन देन संभव होगा। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने भी यह बात कही सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के संदर्भ में कि वो भी इस विषय में विचार कर रहे हैं। तो ये विचार निश्चित रूप से डिजिटल मुद्राओं के सकारात्मक भविष्य की तरफ इशारा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में हमारे सामने कई सारी चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी एक चुनौती है सुरक्षा के संदर्भ में, क्योंकि इसके माध्यम से आतंकवादियों को जो फंडिंग आदि है वो अधिक आसान हो जाती है, और फंडिंग कहां से की गई इस बात की जानकारी प्राप्त करने में भी अनेकों समस्याएं सामने आती हैं। अगला विषय यहां पर यह रहता है क्योंकि टैक्स की दर काफी अधिक है, तो इतने अधिक टैक्स की दर निवेशकों को हतोत्साहित करेगी। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा कुछ कानूनी सुधार किए जाएं, और अगर ये कानूनी सुधार किए जाएंगे, इससे संबंधित सुरक्षा चिंताओं को सुलझाने के प्रयास किए जाएंगे, निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए प्रयास किए जाएंगे, तो बहुत जाहिर सी बात है कि डिजिटल मुद्रा का भविष्य भारत के संदर्भ में बेहतर हो सकता है। और स्टूडेंट्स, अंत में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि तकनीकी को आप नकार नहीं सकते हैं, तकनीकी को स्वीकार करना, समय की आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव करके आगे बढ़ना सकारात्मक कदम यही माना जाता है। अगला समाचार देखते हैं स्टूडेंट्स। इस समाचार को भी पेज संख्या 6 से लिया गया है। इसे हम GS3 आर्थिक विकास के साथ में जोड़ करके देख सकते हैं। दरअसल स्टूडेंट्स, अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने इस बात को देखा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर जो मुद्रास्फीति है जनवरी में वो बढ़ करके 6.01% हो गई, और अगर हम मौद्रिक नीति के अनुसार इसकी तुलना करें तो हमारी मौद्रिक नीति 4 ± 2% की वकालत करती है, अर्थात 2% से लेकर के 6% के बीच में मुद्रास्फीति को हम देखते हैं। तो उच्च सीमा यहां पर 6% की हमारे सामने आती है, और ये उस उच्च सीमा से भी अधिक हो गई। इसके अलावा चिंताजनक बात यह भी रही यहां पर
कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति दिसंबर के 3.39% से बढ़कर 5.18% हो गई। तेल और वसा के अंदर में सबसे अधिक तेजी देखी गई 18.7% की। स्टूडेंट्स, यहां पर चिंता का विषय है मुख्य रूप से ग्रामीण खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति का बढ़ना। दरअसल कोविड 19 महामारी की वजह से हमारा संपूर्ण देश ही प्रभावित हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित हुआ है। आय के साधन अधिक है नहीं, और ऐसे में अगर खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो भोजन तक पहुंच भी मुश्किल हो जाएगी, और निश्चित रूप से ये स्वास्थ्य के संदर्भ में और इसके अलावा असंतोष के संदर्भ में बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं कही जा सकती है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं आरबीआई के गवर्नर की, तो उन्होंने 2023 में मुद्रास्फीति के 4.5% के लक्ष्य का बचाव किया है, और उनका कहना है कि हम इसको प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन यहां पर और भी कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। मसलन आप सभी लोग लगातार देख ही रहे होंगे, यूक्रेन और रूस के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। अलग अलग प्रकार की खबरें आ रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर एक अनिश्चितता का माहौल तो यहां पर है स्टूडेंट्स, और इसकी वजह से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो 7 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। लेकिन अगर आप भारत के अंदर में पेट्रोल डीजल की कीमतों को देखोगे तो ये कीमतें बढ़ाई नहीं गई हैं। क्यों नहीं बढ़ाई गई हैं वो आप भी जानते हैं। कई राज्यों में चुनाव है, तो यहां पर सत्ताधारी दल को नुकसान हो सकता है कीमतें बढ़ने की वजह से। लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद क्या यही प्रक्रिया चलती रहेगी? चलिए, अगर हम ये मान भी लेते हैं कि चुनावों के बाद भी दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे पेट्रोल और डीजल के, तो बहुत जाहिर सी बात है इस पर लगने वाले कर को घटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और इससे क्या होगा? सरकार को राजस्व की हानि होगी। अब जब सरकार को राजस्व की हानि होगी तो अर्थव्यवस्था की रिकवरी के लिए जो धन की आवश्यकता है उस धन की उपलब्धता सरकार के पास घटेगी। जब सरकार के पास धन कम होगा तो बहुत जाहिर सी बात है विकास कार्यों में धन खर्च कहां से होगा? फिर ये चुनौती सामने उभर के आएगी। अब यहां पर स्टूडेंट्स आप इस बात को समझो जरा कि कोविड 19 महामारी से निपटने के लिए, आर्थिक रिकवरी के लिए हमें तरलता की आवश्यकता है। तरलता का अर्थ आप समझो कि धन की आवश्यकता है। बाजार के अंदर में धन होना चाहिए ताकि जो उद्योग धंधे हैं उनको अपने कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए जिस धनराशि की आवश्यकता है वो उनको आसानी से मिल सके। इसके अलावा उपभोक्ताओं के पास भी वो धन होना चाहिए ताकि वो मांग पैदा कर सकें। लेकिन यहीं पर मुद्रास्फीति की बात भी सामने आती है। अब मुद्रास्फीति की बात को आप इस तरीके से समझिए कि लोगों की जेब में अगर अधिक धन होगा तो वो मांग अधिक करेंगे, और अगर आपूर्ति नहीं हो पाएगी उसी अनुपात में तो वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती हुई चली जाएंगी, और ऐसे में जो वंचित वर्ग होगा उसे इसके भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो भारत के संदर्भ में अगर हम आरबीआई को देखें तो उसके लिए राह कठिन है, इस बात से कोई इनकार नहीं है, क्योंकि विकास की रफ्तार के लिए बाजार में धन भी होना चाहिए और मुद्रास्फीति में संतुलन भी स्थापित करना है। लेकिन आरबीआई ये कार्य कर सकता है अगर वो बहुत तेजी के साथ में अपने अनुमानों को रिवाइज करता रहे, बार बार उनको एनालाइज करता रहे, हालात को देखता रहे, और अगर वो ऐसा करता है तो निश्चित रूप से वो ऐसी नीतियां बनाने में कामयाब हो जाएगा जो राष्ट्र के विकास के लिए और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए, दोनों के लिए काम में आएंगी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला समाचार पेज संख्या 10 से लिया गया है और इसको GS3 के साथ में पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाले खंड के साथ में हम जोड़ सकते हैं। आप यहां पर देखें कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने पिछले दिसंबर में यह अनुमान लगाया था कि वैश्विक स्तर पर फोटोवोल्टिक कचरा जो है 2050 तक 78 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। ध्यान रखें आप लोग जरा, फोटोवोल्टिक जो सेल होते हैं इनका इस्तेमाल सौर ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है।
अब अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन में सौर ऊर्जा पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। हम लोगों ने 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन का जो लक्ष्य रखा है, जिसे पहले 450 गीगावाट रखा गया था, फिर इसे बढ़ाकर 500 गीगावाट किया गया और इसके अंदर में सौर ऊर्जा का हिस्सा 280 गीगावाट रखा गया है। अगर हम 2022 तक की बात करें तो ऐसे में हमारे सामने 100 गीगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य है। ये हाल की बात हो गई और ये बात हो गई 2030 तक की। जरा आप समझिए, भारत जैसे जैसे सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाएगा तो बहुत जाहिर सी बात है कि फोटोवोल्टिक कचरा भी हमारे यहां पर बढ़ेगा और ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि फोटोवोल्टिक सेल के माध्यम से कचरा उत्पादन के संबंध में भारत शीर्ष 5 देशों में से एक हो सकता है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर के अनुसार भारत सौर कचरे को इलेक्ट्रॉनिक कचरे का ही एक हिस्सा मानता है। और अगर हम बात करें भारत के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निस्तारण की, तो इसकी कोई बहुत बड़ी सिस्टमेटिक व्यवस्था हमारे पास नहीं है जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निस्तारण किया जा सके। हालांकि बातें उठती रही हैं, लेकिन अभी भी भारत के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक कचरे का जो प्रबंधन है, निस्तारण है, वो अनौपचारिक क्षेत्र के लोगों के हाथों में ही है और इसकी वजह से लगातार पर्यावरण प्रदूषण की खबरें हमारे सामने आती रहती हैं, क्योंकि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इन सब के अंदर में जो हानिकारक धातुएं होती हैं वो पर्यावरण में यूं ही शामिल हो जाती हैं, क्योंकि इनकी जो प्रोसेसिंग है वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है। ऐसे में मंत्रालय के द्वारा एक समिति का निर्माण किया गया कि किस प्रकार से हम एक चक्रीय अर्थव्यवस्था, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, चक्रीय अर्थव्यवस्था का यहाँ पर अर्थ इन संदर्भों में है कि भारत के अंदर में जो भी संसाधन जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं उनको हम रिसाइकल करें, उनको पुनः प्रयोग में लेकर के आए। इस माध्यम से भी हम नए संसाधनों के प्रयोग को बचा सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं। अब यहां पर तमिलनाडु के अंदर में एक निजी संस्था है जिसके माध्यम से फोटोवोल्टिक जो सेल है इनके निस्तारण के प्रबंधन का प्रयास किया जा रहा है। 2022 तक जो हमारा लक्ष्य है वो मैंने बता ही दिया है। इसके अलावा 2030 तक की जो व्यवस्था है वो भी मैं आपके सामने रख ही चुका हूं। कुल मिलाकर के विषय ये है कि भारत के अंदर में जब सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ेगा तो फोटोवोल्टेक सेल का जो कचरा है वो भी उसी मात्रा में उत्पादित होगा। हालांकि एक अनुमान के अनुसार सौर पैनलों का जो अनुमानित जीवन है वो 25 वर्ष का कहा जाता है। भारत के अंदर में सौर ऊर्जा के संबंध में विशेष प्रयास सन 2010 से हम लोग मानते हैं। तो अगर यहां से हम लोग काउंट करें तो भारत के अंदर में जो भी सौर पैनल हैं जिसके अंदर में फोटोवोल्टेक सेल वगैरह का प्रयोग किया जाता है, तो अभी ये ठीक अवस्था में होने चाहिए। लेकिन बहुत जाहिर सी बात है कि सामान्य जीवन काल के पहले भी तो कुछ समस्याएं आ सकती हैं। हमारे यहाँ पर एक संस्था है ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद। इनके अनुसार वित्त वर्ष 2021 तक लगभग 2,85,000 टन का अपशिष्ट उत्पन्न हो चुका है। और ये क्यों उत्पन्न हुआ है? क्योंकि ऐसे कई सारे सौर पैनल रहे जो कि अपने अनुमानित जीवन काल तक नहीं पहुंच पाए, उसके पहले ही उनमें कुछ खामियां आ गईं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में ये अपशिष्ट पैदा हुआ, ये कचरा पैदा हुआ। जबकि यहां पर जो स्थापित क्षमता है वो 40 गीगावाट की ही है। अब जब ये सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता 100 गीगावाट तक पहुंचेगी और फिर उससे आगे 280 गीगावाट तक पहुंचेगी, तो निश्चित रूप से जो कचरा है वो और ज्यादा लगातार बढ़ता हुआ जाएगा। तो अब यहां पर आप इस बात को समझें कि भारत सरकार को इस संदर्भ में निश्चित रूप से कुछ नीतियां बनानी होंगी, अन्यथा हम सौर ऊर्जा के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा को प्राप्त करने की राह पर तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हम फिर से कचरे के रूप में पर्यावरण को प्रदूषित करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। और ऐसे में स्वच्छ ऊर्जा के लिए
जो प्रयास किए जा रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण को हम घटाएं, वो हमारा मूलभूत जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह सकता है। अगला समाचार GS2 राजनीति और शासन से संबंधित है। दरअसल स्टूडेंट्स, ये समाचार एक निबंध का सारांश है। इस निबंध को रूसी ब्रिटिश दार्शनिक ईसा बर्लिन के द्वारा लिखा गया था और ये नकारात्मक आजादी और सकारात्मक आजादी के बीच में चर्चा करता हुआ दिखाई पड़ता है। काम का विषय है, जरा देखते हैं इसको। बर्लिन साहब अपने इस निबंध में लिखते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता जो एक निजी क्षेत्र के अस्तित्व के इर्द गिर्द घूमती है, जहां कोई व्यक्ति किसी भी हस्तक्षेप से मुक्त होकर अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकता है। कहने का अर्थ हुआ आपका निजी जीवन। अब यहां पर एक उदाहरण के माध्यम से आप इस बात को समझो कि देवी नाम की एक महिला है, चेन्नई में रहती है, घर उसका बिहार में है। अब उसको बिहार जाना है अपने परिजनों से मिलने के लिए, लेकिन उसके पास उतना धन नहीं है कि वो अपने परिजनों से जाकर के मिल सके। तो अब यहां पर इच्छा तो है उसकी अपने घर जाने की, लेकिन वो घर जा नहीं सकती है। अर्थात नकारात्मक स्वतंत्रता के अपने अधिकार का वो प्रयोग नहीं कर पा रही है। और यहीं पर आगमन होता है सकारात्मक स्वतंत्रता के अधिकार का। ये कहती है कि किसी के जीवन पर नियंत्रण रखना और उसके मौलिक उद्देश्यों को साकार करने के कार्य को संदर्भित करना। अब आप जरा सोचिए कि अगर सरकार एक ऐसी योजना लेकर के आ जाए कि जिसमें जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाएगी यात्रा के संदर्भ में, तो यह कल्याणकारी कार्यक्रम हो गया। अब इस कल्याणकारी कार्यक्रम को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होगी और यह धन कहां से आएगा? कुछ लोगों के ऊपर में कर लगाए जाएंगे, वहां से यह धन आएगा। तो अब यहीं से राजनीतिक व्यवस्था के अंदर में कुछ एक मतभेद पैदा होते हैं। जैसे कि राजनीतिक पृष्ठभूमि के अंदर में जो वामपंथी विचारधारा के लोग दिखेंगे, या आप कह लें साम्यवादी विचारधारा के या समाजवादी विचारधारा के लोग, जैसे कि रूस के अंदर में साम्यवादी सरकार कार्य करती थी, तो उनका यह कहना था कि सकारात्मक आजादी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर राज्य सरकार लोगों को उनके जीवन के संदर्भ में मौलिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। लेकिन अगर हम पश्चिमी देशों में जाते हैं, उदारवादियों को जाकर के देखते हैं, आप संयुक्त राज्य अमेरिका को देखें, ब्रिटेन को देखें, तो वे नकारात्मक स्वतंत्रता का अधिक समर्थन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मतलब व्यक्ति को निजी जीवन में अधिक छूट होनी चाहिए। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखने वाली है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता या नकारात्मक स्वतंत्रता अगर बहुत अधिक बढ़ जाएगी, हर व्यक्ति अपने मन की ही करना शुरू कर देगा, तो ऐसे में समाज में अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। तो ऐसे में एक बात यह कही गई कुछ नए उदारवादियों के द्वारा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक सुनिश्चित दायरा होना ही चाहिए। और आप लोग अगर इसे मूलभूत अधिकारों के साथ में जोड़ करके देखें, तो मूलभूत अधिकार जब आपको दिए जाते हैं तो आप पढ़ते हैं कि हर एक अधिकार के साथ में कुछ ना कुछ युक्त निर्बंधन भी दिखाई पड़ते हैं, कुछ सीमाएं भी दिखाई पड़ती हैं। वो सीमाएं इसीलिए होती हैं कि आपको अधिकार दिए गए हैं, लेकिन आपके अधिकार वहीं तक हैं जब तक आप किसी दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। और बर्लिन भी यही बात कहते थे कि समानता और न्याय जैसे मूल्यों की रक्षा के लिए हम कभी कभी नकारात्मक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं मुख्य परीक्षा के संबंध में कुछ अभ्यास प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, एक मजबूत न्यायिक ढांचे के लिए भारत में उच्च न्यायालयों को अपने संवैधानिक अधिदेश को पूरा करने के लिए सशक्त बनाने की आवश्यकता है, टिप्पणी करें। तो अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में अधिकारों को लेकर के एक जो बहस चल रही है, उस बहस के संदर्भ में आपको अपनी टिप्पणी देनी है। 250 शब्द 15 अंकों को ध्यान में रखते हुए।
भूमिका में आप सबसे पहले संघवाद की बात करें और न्यायपालिका को इससे जोड़ करके बताएं। अगर इसको आप B.R. अम्बेडकर के कथन से शुरू करेंगे तो अधिक असर पड़ेगा। मुख्य भाग में जाते हुए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उच्च न्यायालयों की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जो कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए थे बंबई और मद्रास के संदर्भ में, उनको आप बता सकते हैं। 1990 तक तो यहां पर कोई विशेष समस्या नहीं रही, लेकिन 1990 के बाद जो कुछ प्रमुख रुझान उभर करके आए हैं कोलोजियम के संदर्भ में, ट्रिब्यूनल के विषय में, उनको यहां पर आप बता सकते हैं। अमेरिका और नाइजीरिया के उदाहरणों के माध्यम से केंद्रीकरण की जो प्रवृत्तियां हैं उनको और आप स्पष्ट कर सकते हैं। और अंत में निष्कर्ष में आप इस बात को जरूर बताएं कि न्यायपालिका के अंदर में संघवाद को लाने से भारत का लोकतंत्र और संघ निश्चित रूप से और अधिक मजबूत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स। वर्तमान बजट के संदर्भ में भारत में क्रिप्टो करेंसी के भविष्य और चुनौतियों के विषय में चर्चा कीजिए। 150 शब्द, 10 अंक। सबसे पहले आप वर्तमान बजट में क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में जो घोषणा की गई है उसको बताएं। फिर मुख्य भाग में क्रिप्टो करेंसी का थोड़ा सा परिचय दीजिए और उसके बाद में डिजिटल मुद्रा के संदर्भ में जो RBI की घोषणा है उसको बताएं और इस बात को बताएं कि यहां पर चुनौतियां कौन कौन सी हैं, कर के संदर्भ में, कानून के संदर्भ में। और अंतिम भाग में आप इस बात को भी बताएं कि तकनीक का आर्थिक क्षेत्र में प्रयोग करने से इसे समावेशी बनाने की जो प्रक्रिया है वो और मजबूत होगी। और निष्कर्ष में डिजिटल मुद्रा निश्चित रूप से आर्थिक क्षेत्र में नए परिवर्तन की वाहक बनने की क्षमता रखती है। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसको अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कर सकते हैं ताकि अच्छा ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहेंगे। अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए। इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।